दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का जो फॉर्म आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसे हम किस प्रकार से भरते हैं बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट करके साइड में रख दिया जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी केयरफुली देखें, आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपसे ये खास करके रिक्वेस्ट है। तो चलिए सीधा पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का जो फॉर्म है हमारे स्क्रीन पे है, और साथ ही दोस्तों अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपको इंस्टेंट जवाब देते हैं और तुरंत आपको ये फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों ऊपर में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले पूछा जा रहा है आवेदक का नाम डालें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आवेदक का नाम डालना होगा आपको, जिनके नाम से भी आप अप्लाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, उनका नाम यहाँ पे आवेदक के नाम वाले सेक्शन में आपको लिख देना है, ठीक इसके सामने, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं फोटो चिपकाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन करवाना चाहते हैं उनका इंस्टेंट का फोटो यानी कि तुरंत का ही, हाल का ही फोटो यानी कि करंट का फोटो यहाँ पे आपको चिपकाना पड़ेगा। इसके बाद 2 नंबर में बोला जा रहा है पिता या फिर पति का नाम डालें। तो यहाँ पे दोस्तों इस सेक्शन में आपको जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट होगा 1 नंबर में जिनका नाम आप डालेंगे उनका अगर पति है तो पति का नाम लिखेंगे, या फिर अगर पिता का नाम आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली पिता का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर में पूछा जा रहा है लिंग डालें। तो यहाँ पे दोस्तों पुरुष है तो पुरुष पे टिक लगाना है, महिला है तो महिला पे, अगर ट्रांसजेंडर है तो नॉर्मली आप इस पे टिक लगा दें। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टिक लगानी है आपको। अब दोस्तों 4 नंबर वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि पूरा पता डालें, यानी कि ग्राम मोहल्ला वाला सेक्शन में यहाँ पे गांव का नाम लिखना है। इसके बाद बोला जा रहा है पंचायत या फिर नगर वार्ड डालें। तो पंचायत का जो भी नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत डालें। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको पंचायत का नाम डालना है। इसके बाद दोस्तों थाना पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको थाना का नाम डालना है, यानी कि जो भी आपके निकट का पुलिस स्टेशन है उसका नाम आपको इस सेक्शन में लिख देना है। इसके बाद बोला जा रहा है प्रखंड का नाम डालें। तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे, जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम आप इस सेक्शन में डाल लें। इसके बाद अनुमंडल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने अनुमंडल का नाम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है जिला का नाम डालें। तो यहाँ पे आप अपने जिले का नाम डालेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी लेडीज़ के लिए अगर आप वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या फिर फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उनके ससुराल का जो भी जिला पड़ता है वो जिला का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, नहीं कि यहाँ पे मायके का जो जिला है वो लिखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके ससुराल का ही जो जिला पड़ता है वो जिला का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों डाकघर पूछा जा रहा है, तो जो भी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस आपको इसमें भरना है। इसके बाद इनका जो भी पिन कोड है उनके एरिया का पिन कोड यहाँ पे आप डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी डाटा यहाँ पे हम भरेंगे वो सारे डाटा आधार से मैच करना चाहिए, ठीक है। इस बात का भी आपको पुष्टि करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर वाले में पूछा जा रहा है कोटि यानी कि कैटेगरी, यानी कि जाति, यानी कि कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनका कोटि यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो इस पे टिक लगा देंगे। इसके बाद पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक या फिर सामान्य, जो भी इनमें से है उनके सामने ऐसे करके टिक लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद आधार संख्या बोला जा रहा है अनिवार्य रूप से डालना है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आधार नंबर छोड़ देते हैं डालना तो यहाँ पे आपका 100 to 10% फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हैं, अब देखते हैं 7 नंबर में दोस्तों पूछा जा रहा है सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर डालें। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट का जो भी मोबाइल नंबर होगा, पर्सनल मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होगा, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है ईमेल आईडी डालें। अगर दोस्तों ग्राहक के पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डालें, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है 8 नंबर में आवेदक का पहचान चिन्ह डालें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हितग्राही यानी कि ग्राहक से पूछ लेना है कि शरीर में कहीं पे कट उठ का साइन है भी, अगर है तो वो चीजें आपको यहाँ पे दर्शा देनी है। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर में पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ पे आधार सीडेड बैंक खाता का विवरण अनिवार्य रूप से डालें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उस बैंक का खाता नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा जो बैंक अकाउंट आपका सीड होगा, यानी कि दोस्तों आपके बैंक से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और साथ ही जितना भी सरकारी फंड होता है वो ऑटोमेटिक अगर डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा आपके अकाउंट में बैलेंस आता है तो वही खाता आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर दोस्तों ये आपको मालूम नहीं है कि हमारे खाता में डीबीटी है या नहीं, तो ये चीजें आपको अपने बैंक से पता लगा लेनी है, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि हाँ आपका बैंक डीबीटी से लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पे उस बैंक का जो है बैंक खाता संख्या वाले सेक्शन में खाता नंबर लिखेंगे।
IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों शाखा का नाम पूछा जा रहा है, तो ब्रांच का जो भी नाम है वो नाम आपके पासबुक पे भी लिखा हुआ रहता है, तो वो शाखा का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद शाखा का कोड भी आपके पासबुक पे उभरा हुआ रहता है, तो वो कोड आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नोट में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बैंक खाता आवेदक के नाम से होना चाहिए और संयुक्त यानी कि ज्वाइंट खाता मान्य नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें कि आपका सिंगल अकाउंट हो और साथ ही आपके नाम से इशू हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर वाले सेक्शन में आयु पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है यथा आधार कार्ड में अंकित होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, यानी कि DD, MM और YY के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर किन्हीं का जन्म 1/1/1960 को हुआ है तो उनका क्या करना है, यहाँ पे 01-01-1960 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर में बोला जा रहा है मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि। 1 नंबर में बोला जा रहा है मेरी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। इसके बाद 2 नंबर में बोला जा रहा है मुझे सरकारी सेवा का पेंशन या पारिवारिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी पेंशन नहीं लेते हैं और साथ ही हमारा 60 साल से ऊपर उम्र हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से डिक्लेरेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करवाया जा रहा है 11 नंबर वाले सेक्शन में। और साथ ही यहाँ पे 3 नंबर में बोला जा रहा है 3rd वाले ऑप्शन में, यहाँ पे जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम लिखिए। तो जिनके नाम से भी आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। और साथ ही अगर वो लेडीज हैं तो उनके ससुराल का जो भी जिला पड़ता हो वो जिला का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको तिथि नहीं डालनी है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। यहाँ पे आप तिथि नहीं डालिए, यहाँ पे तिथि आपको उस दिन डालना है जिस दिन आप ये फॉर्म लेकर के अप्लाई करवाएंगे, उस दिन आपको यहाँ पे तिथि डाल लेनी है, उसी दिन का। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है आवेदक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान लगाएं। जिनके नाम से भी आप वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन भर रहे हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेनी है या फिर अंगूठे का निशान। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम फर्स्ट पेज को भरते हैं। अब चलते हैं हम 2 नंबर वाले पेज पे, जो कि यहाँ पे सहमति पत्र सेकेंड है। यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये खास करके बैंक के लिए बनाया गया है ये फॉर्म। बैंक से आपको इस पे वेरिफिकेशन करवाना होता है, हाँ हमारा अकाउंट जो है आधार से लिंक है। तो कुछ इस प्रकार का डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको करवाना होता है बैंक के साथ, जो कि इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। तो प्लीज़ केयरफुली इस वीडियो को देखिए। और साथ ही एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको यूट्यूब पे कोई भी आज तक नहीं बताया होगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को हम किस प्रकार से भरेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है शाखा प्रबंधक और साथ ही डैश दिया गया है। तो यहाँ पे डैश में दोस्तों आपका खाता जिस भी बैंक में होगा उस बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो नॉर्मली आपको यहाँ पे लिख देना है पंजाब नेशनल, और बैंक ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देना है पंजाब नेशनल। इसके बाद शाखा में पूछा जा रहा है शाखा कौन सा है, तो शाखा जहाँ भी पड़ता है उस शाखे का नाम यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, तिथि आप नहीं डालें यहाँ पे, ठीक है। जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे उसी दिन आपको तिथि डालनी है, चाहे जहाँ पर भी आपको तिथि नज़र आए आपको बिल्कुल भी तिथि को नहीं फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है विषय में मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या इतना इतना को आधार संख्या से जोड़ने के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे खाता संख्या आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप इस सेक्शन में लिखें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे महाशय में बोला जा रहा है मैं आपके बैंक में शाखा का नाम, तो फिर से यहाँ पे दोस्तों आपको शाखा का नाम लिखना है, जो भी शाखा है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद बैंक खाता संख्या, तो यहाँ पे खाता संख्या लिखना है। इसके बाद बोला जा रहा है मैं अपना आधार संख्या समर्पित करता हूँ एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भर लेनी है ये दोनों कॉलम को। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भरने के लिए बोला जा रहा है आधार के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे आधार संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है यानी कि जो भी पेंशनधारी हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार ग्राही का नाम आधार के अनुसार लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों खास करके आप ध्यान रखें, जो भी आधार कार्ड में हिंदी में नाम है वो नाम, और साथ ही यहाँ पे ब्रैकेट करके और इंग्लिश में जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है खाताधारी का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे आपको अंगूठे का निशान या फिर साइन करवा लेना है पेंशनधारी से। इसके बाद नाम पूछा जा रहा है, तो आधार के अनुसार फिर से नाम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है ग्राहक का, तो जो भी पेंशनधारी है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें। इसके बाद ईमेल पूछा जा रहा है, तो अगर है ईमेल आईडी तो डालें, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बोला जा रहा है अनुलग्नक यानी कि इसके साथ लगाना पड़ेगा आपको आधार कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी पेंशनधारी है यानी कि जो भी एप्लीकेंट है उनका एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी कर लेना है और उस फोटोकॉपी पे उनका साइन करवा के और इस फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगा लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस खाली जगह में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है बैंक प्रयोग के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे श्रीमती पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद का के बाद जो डैश दिया गया है यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शाखा पूछा जा रहा है तो इस सेक्शन में आपको शाखा का नाम लिखना है और साथ ही यहाँ पे खाता संख्या जो बोला जा रहा है को आधार संख्या इतना से, तो यहाँ पे खाता संख्या लिख करके और यहाँ पे आपको आधार संख्या लिख देना है। इसके बाद मोबाइल संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देनी है। इसके बाद तिथि को आप खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है, ये बैंक का काम है। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सहमति पत्र 1 डालने को, तो यहाँ पे दोस्तों मैं श्रीमती वाले सेक्शन में यहाँ पे हितग्राही यानी कि जो भी वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं यानी कि जो भी ये फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आधार संख्या वाले सेक्शन में उनका आधार नंबर डालेंगे और साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाएं, तो जिनके नाम से भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उनका यहाँ पे साइन या फिर अंगूठे का निशान लगवा लेना है। इसके बाद यहाँ पे तिथि पूछा जा रहा है तो वो तिथि यहाँ पे लिखना है, जिस तिथि में आप जाएंगे फॉर्म को जमा करने के लिए वो तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद फिर से यहाँ पे नाम लिखेंगे, जिनके भी नाम से ये अप्लाई हो रहा है उनका नाम लिखना है और साथ ही यहाँ पे पता वाले सेक्शन में यहाँ से वार्ड नंबर से स्टार्ट करना है और पिन कोड तक यहाँ पे पूरा पता आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहा है पहचानकर्ता के रूप में बोला जा रहा है यहाँ पे हस्ताक्षर करने के लिए। तो दोस्तों आपके घर के आसपास के अगर कोई भी पेंशनधारी हैं जो पहले से लाभ उठाते हैं पेंशन का, तो उनका यहाँ पे साइन करवा लेना है और साथ ही उनका नाम और साथ में उनका पता यहाँ पे पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी के साथ ये फॉर्म को भरते हैं। और साथ ही दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि इस फॉर्म को भर के जैसे ही आप जमा करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को लेकर के कम से कम 20 से 21 दिन में आपको कोई भी कंप्यूटर शॉप पे जा करके चेक करवाना पड़ेगा कि आपका सैंक्शन हुआ या नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों आपका सैंक्शन अगर हो जाता है तो उसी समय आपको KYC करवा लेना है। यही दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि आपका जैसे ही सैंक्शन हो जाता है 20 से 21 दिन के अंदर, वैसे ही आपको जीवन प्रमाण पत्र बनवानी पड़ेगी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं तो सैंक्शन किया हुआ फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपका जवाब इंस्टेंट देते हैं।